नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आप लोग से प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपका अंतिम चयन सुनिश्चित हो सके और आप अपने संघर्षों को जो है पार करके सफलता के सीढ़ी पर चढ़ सके। यह हमारा उद्देश्य है और यही उद्देश्य हम आपका भी होना चाहिए और होगा भी यही आपका उद्देश्य। ठीक है, ऐसे में हमारा सपोर्ट, हमारा साथ आपके साथ है, लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो शेयर करना पड़ेगा ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और आपको एक बात और विशेष बता दूं कि दरअसल इस करंट अफेयर्स का विशेष फोकस यूपी पीसीएस का एग्जाम और आरओ और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन एग्जाम्स के लिए भी दरअसल ये हमारा करंट अफेयर्स क्या है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी सूचना जो कि मैं आपको डेली देता हूं वो आज भी है कि दरअसल अगर आपका फोकस, स्पेशली अगर आपका फोकस आरओ एग्जाम पर होगा तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। क्या वीडियो टेस्ट सीरीज है। इसके माध्यम से दरअसल आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाओगे। और मैं बार बार कहता हूं, हर दिन कहता हूं, प्रत्येक दिन कहता हूं आपसे कि यदि आपकी तैयारी एक लेवल की हो गई है तो उसके बाद अब आपके पास एक ही चीज बचती है और वो ये है आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस। यानी कि जितना जबरदस्त आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, यकीनन आपको उतना ही फायदा होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि आप अपनी प्रैक्टिस को करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो नया ट्रेंड है आयोग का, जो बदल रहा है, उसके अनुसार दरअसल आपको तैयारी करनी होगी और वो ट्रेंड दरअसल इस प्रोग्राम में आपको दिखाई देगा, या देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन जो है इसी के माध्यम से आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा इस पूरे वीडियो टेस्ट सीरीज में, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो जो ट्रेंड है वर्तमान उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन ये कराया जाएगा। 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की दी जाएगी आपको। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सोचो, अगर इतना अच्छा मिल गया कंटेंट आपको तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आपको क्या ही मिल जाएगा फिर। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि डिकोड एग्जाम की जो व्याख्या प्रश्नों की होती है बहुत बेहतर होती है। उत्तर की व्याख्या अपने आप में जो है आप उसमें कई सारे प्रश्नों को आप वहां पर टैकल कर सकते हैं। ये अब अपने आप में डिकोड की एक अच्छी बात है कि व्याख्या बहुत ही विस्तारित रूप से आपको दी जाती है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो दरअसल बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। आप किसी भी जो है भाषा के अभ्यर्थी हूं, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको जो है चीजों को रिवाइज करना है तो उसके लिए प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करना होगा, क्या, वीडियो टेस्ट। और उस वीडियो टेस्ट के मैसेज को आपको भेज देना होगा हमें, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं संस्थान के 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो ये बातें जो हमने आपको बताई हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और चाहे तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग सीधे तौर पर अपने टॉपिक पर आते हैं और उसके पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कल का रिवीजन करते हैं। तो भैया जी लोग आंखों को अपनी बंद करिए, क्लोज करिए, या फिर अपने सामने कॉपी पेन उठाइए, रखिए। और मेरे करंट अफेयर पढ़ाते समय आपके सामने कॉपी और पेन होना ही होना चाहिए, यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक है, चलो तो फटाफट आप लोग जो है उत्तर को नोट करिएगा, देखिएगा कि क्या आपको जो है रिवीजन में आपकी चीजें आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो हाल ही में 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला भैया, तो वो संभाला है परमेश शिरोमणि ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता कहां पर संपन्न हुई, तो वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, वो किए गए भैया कहां पर, कोलंबिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां पर एक्स बैंड रडार स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, वो की गई है केरल में, केरल के वायनाड में, क्योंकि वहां पर भूस्खलन आया था, बड़ी व्यापक स्तर पर हानि हुई थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। और 3 लोग कौन थे, कल हमने आपको बताया था,
कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, राइट। इसके अलावा भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो वो किया गया भैया आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अभिधम्म दिवस 2024 मनाया गया, कब मनाया गया, 17 अक्टूबर। हमने आपसे कहा था कि इस वर्ष अभिधम्म दिवस के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह हमने कल ही आपको बताया था। और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है, ऐसे में यह दिवस आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसके अलावा हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है आपके गुजरात के लोथल में, जिससे जो है वहां के सांस्कृतिक विविधताओं और वहां के पर्यटन में इसको जो है विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन। और अब हम आते हैं जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, तो वो है भैया आपके बी, यानी कि बी मतलब बी ऑप्शन, यानी कि आचार्य देवव्रत। जितने भी राज्यपाल अलग अलग राज्यों के हैं उनको आप लोग रट लीजिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपके घर में मैप लगा होगा भारत का, उसी मैप में आप जो है वहां पर अलग अलग राज्यों के राज्यपालों के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, वहां के लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के नाम, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ये छोटे छोटे फैक्ट जो है आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी की गई है और उस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 100, 101, 102 या फिर 105। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए कि दरअसल अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो भुखमरी सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो वो है भैया 105, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसकी सही जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 2024 में इसकी रैंक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 2023 में इसकी रैंक कितनी थी, तो 2023 में थी इसकी 111वीं रैंक थी। यह भी आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, पिछली रैंकों के बारे में पूछ लेता है, जैसे अभी हाल ही में नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो नोबेल प्राइज 2024 को तो आपको याद रखने हैं, लेकिन साथ साथ में आपको वर्ष 2023 में भी किनको नोबेल प्राइज मिला था अलग अलग क्षेत्रों में, उनको भी आपको क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। आजकल आयोग क्या है, बहुत स्मार्ट हो गया, ठीक है, तो आप उसकी स्मार्टनेस से थोड़ा सा और फास्ट चलो, तब चीजों को टैकल कर पाओगे आप। ओके, तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 105 है। भारत 127 देशों में कितने, 105वें स्थान पर, 127 देशों में 105वें स्थान पर है। सबसे खराब बात यह है कि भारत को दरअसल इस बार गंभीर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। यह फैक्ट आपके लिए क्या जरूरी है। और 2023 में रैंक की बात करें तो 111वें स्थान पर था। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर जो है कई चीजें विवादों में रहती है कि इसका जो पैमाना है, जो इसका आधार है, कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इस पर वाद विवाद की स्थिति होती रहती है। लेकिन ठीक है, आप चूंकि अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स है अपने आप में, तो इसलिए आपकी चर्चाओं में रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भुखमरी को मापने का क्या है, एक तरीके से इंडेक्स है या एक तरीके से तंत्र है। 4 पैमाने इसके होते हैं, 4 आधार उसके होते हैं। इन 4 आधारों पर दरअसल हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। 4 कौन कौन से पैमाने हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। कई बार जो महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट होती है वो किन बेस पर रेडी की जाती है, उस बेस को या उस आधार को पूछ लेते हैं। तो कौन से 4 आधार हैं, एक है अल्प पोषण, बाल ठिगनापन यानी कि बौनापन जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, बाल दुबलापन और फिर बाल मृत्यु। ये 4 इसके क्या है, पैमाने हैं। इन्हीं 4 के आधार पर दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना की जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बालकों से संबंधित है, ये बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। यूनिसेफ कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1932, 46, 48 या फिर 1950। तो दरअसल यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी जरा बताओ, सोच के बताओ। तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो थी 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप बात करते हैं सर कि यूनिसेफ चर्चा में क्यों आ गया, क्यों आपने पूछ लिया, तो इसलिए पूछ लिया गया है क्योंकि जो यूनिसेफ है, उस यूनिसेफ में जो बाल अधिकारों से संबंधित, बाल स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें जो भागीदारी जो होती है, उसमें भारत दरअसल क्या है, टॉप जो है स्थान पे है। यानी कि दरअसल इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। यानी कि बच्चों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए यूनिसेफ में भारत की स्थिति कौन सी है, तीसरे नंबर की है। अपने आप में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रूप में कार्य कर रहा है कौन, आपका सुंदर सा प्यारा सा देश कौन सा, भारत, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या, सेम वही
कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि चर्चाओं में है तो इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ सकता है। ठीक, किसके द्वारा भैया इसकी स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दरअसल यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। मुख्यालय कहां पर है? अक्सर आपके एग्जाम में मुख्यालय पूछ लेता है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्य हमने बता दिया आपको कि बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर क्या करना है, ध्यान रखना। जो भी बाल अधिकार होते हैं यानी कि बाल स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार होते हैं उनके बारे में दरअसल यूनिसेफ कार्य करता है। राइट। अन्य फैक्ट की अगर बात करते हैं तो 1965 यानी कि वर्ष 1965 में यूनिसेफ को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, जरा बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट भी जारी की जाती है। कई बार क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी की जाती हैं, वो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने कई बार कहा है कि जितने अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनकी स्थापना वर्ष, उनके मुख्यालय, उनके हेड का नाम और वो कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं उनको एक बार इकट्ठा नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं किया भैया तो टास्क फर्स्ट के रूप में आप इसको नोट डाउन करिए और कर लीजिए। हो सकता है कोई वीडियो पर नया हो तो वो इसको नोट डाउन कर सकता है। बाकी जो पुराने लोग होंगे, जो वीडियो पर मेरे पुराने हैं, उन लोगों ने शायद इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो इसका मतलब तैयारी फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए कर लेना। अगर नहीं किया हो तब भी फिर से ये वार्निंग है आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया गया है और उस देश के राजनयिकों को क्या कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा देश है जिसके साथ जो संबंध भारत के क्या है, ठीक नहीं चल रहे हैं। वो कौन सा देश है? नेपाल, कनाडा, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी ऑप्शन, कनाडा के साथ। कनाडा, बहुत लोग घूमने जाते हैं आज, है ना। बताओ भैया, तो जो कनाडा है वहां पर क्या है, वहां पर स्थिति सही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत ने वहां से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है? वो इसलिए बुला लिया है बिकॉज ऑफ जो कनाडा सरकार है, उन्होंने जो वहां के जो राजनयिक है उन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। इसीलिए भारत ने अपने वहां से राजनयिकों को वापस बुला लिया है और जो उनके राजनयिक यहां पे थे उनको भी क्या कर दिया है, वहां से बाहर कर दिया कि जाइए भैया, हमारा तो नहीं मतलब है। और आपको बता दूं खास बात कि जो एक वियना कन्वेंशन का आपने नाम सुना होगा 1961, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो भी राजनयिक होते हैं उनके अधिकारों से संबंधित जो है विशेष जो है अधिकार और उन्मुक्तियां इनको प्रदान करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक तरीके से कानून भी है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इस पर जो चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको बता दी कि हाल ही में भारत द्वारा कनाडा से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया गया है और उस देश के यानी कि कनाडा के राजनयिकों को क्या कर दिया गया है, वापस भेज दिया गया। राइट। इसके अलावा वियना कन्वेंशन 1961 आप लोगों को बता दिया मैंने कि क्या क्या कारण है और चर्चा में क्यों है, यह भी हमने आपको बता दिया कि कनाडा में मौजूद भारतीय अधिकारियों पर, जो भी वहां पर भारतीय जो अधिकारी हैं उन पर क्या किया गया है, भ्रष्टाचार का दरअसल यानी कि करप्शन का क्या किया गया है, आरोप लगाया गया है। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो कुछ अधिकार हैं भारतीयों के, वहां पर जो रहने वाले अधिकारी हैं उनके बारे में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि क्या कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय संधियां या अंतरराष्ट्रीय रूल या कानून हैं जो विदेशों में जो है उनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है वियना कन्वेंशन और एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको यहां पर बता देता। ठीक है, दो हैं ऐसे नियम जो, ठीक है, जो विदेशों में जो कार्यरत जो अधिकारी होते हैं, जो राजनयिक होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर हो रहा है भैया, लखनऊ, इंदौर, पानीपत, नई दिल्ली। तो ये हो रहा है आपका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। व्याख्या सेम वही है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं कि अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ज्यादा इसमें कुछ व्याख्या वाली थी नहीं, तो मैंने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है। राइट, चलिए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अक्सर देखते होंगे इनको। इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, जल्दी बताइए। NSG के बारे में अक्सर आप लोग रील्स वगैरह बहुत देखते रहते होंगे। तो NSG का जो स्थापना वर्ष है कब बनाया जाता है, दिन, वो होता है 16 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए NSG, जिसको ब्लैक कमांडो भी बोलते हैं भैया, बहुत खतरनाक होते हैं, बचे रहना इससे। ठीक है, तो NSG का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य अक्सर आपके एग्जाम पूछ लेता है, आदर्श वाक्य इसका क्या है, आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। याद रखिएगा, NSG को 1984 में कैबिनेट के द्वारा गठन करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, इसके बाद और अगर बात करते हैं कि इसका गठन क्यों किया जाता है,
तो इसका गठन किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी कि इसका गठन देश में आतंकवाद से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए दरअसल एनएसजी का गठन किया गया था, और उनका कार्य भी यही होता है। ठीक है, इसे अक्सर ब्लैक कैट्स के नाम के रूप में या ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दरअसल उनकी जो ड्रेस होती है कैसे होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, बहुत पावरफुल एनएसजी कमांडो होते हैं भाई साहब। ठीक है, दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में जो है आप कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण जो महिला दिवस है वो भैया मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? तो वह है भैया आपका राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और अगर अब बात हम दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस साल 2016 में 15 अक्टूबर को मनाए जाने का क्या किया गया था? निर्णय लिया गया था राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है पहला आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति संवाद का दरअसल जो आयोजन है कब किया गया? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो यह किया गया भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी है इसका सही उत्तर, यानी कि 16 अक्टूबर को दरअसल इसका आयोजन किया गया है। और मजेदार बात यह है कि कहां पर किया गया इसका आयोजन? तो यह आयोजन जो स्थल इसका नाम क्या है? सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा इसकी अगर सहाध्यक्षता की बात करते हैं कि सहाध्यक्षता किसने की इनकी, तो इसकी सहाध्यक्षता विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव कौन है? अमिताभ ए शुक्ला ने की। याद रखिएगा नाम इसको। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीतियों, खतरे के आकलन और संयुक्त राष्ट्र में आईसीटी डोमेन में विकास पर क्या की चर्चा की ओवरऑल। तो ये आपके लिए क्या है? आसियान जो पहला आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति संवाद है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि पहला सम्मेलन है तो इसलिए पूछ सकता है। मैंने कई बार कहा कि जो समिट पहली बार हुआ करे उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होंग चोंगपा का आयोजन कहां पर हुआ? ठीक है, मेघालय, मणिपुर, असम या फिर बिहार? जल्दी से बताइए, ये वार्षिक उत्सव है कहां पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया भैया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और मणिपुर में कहां? मणिपुर के इंफाल पे मनाया गया। ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े बृहत स्तर पर। ठीक है, तो सेम वही पॉइंट दे रखा है कि मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगपा 2024 17 अक्टूबर को इंफाल में क्या किया गया? आयोजित किया गया। ठीक है, यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आज के आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल है, गंगटोक है, दिसपुर है या फिर रायपुर है? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग फटाफट जो कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है इसमें आप लोग को शिथिलता आ गई, आप लोग कमेंट का उत्तर नहीं देते हैं, मतलब सॉरी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में। भाई साहब ऐसा है, आलस त्याग दो। ठीक है, और न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, तो अपने आप को शिथिलता में मत लाओ, एक्टिव मोड में रखो, विल पावर को हमेशा मजबूत करके चलो। ठीक है, नेगेटिव नहीं रहना। एग्जाम डेट पीसीएस के लोग आपके लिए क्लियर हो चुकी, दिसंबर के माह में प्रस्तावित है। अक्टूबर और दिसंबर में ही आपकी आरओ की भी परीक्षा प्रस्तावित है। कब क्या होगा उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस फोकस करना है दिसंबर माह पे, और सारी शक्ति आप लोग लगा दीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके उत्तर आप लोग प्लीज दिया करिए, हो सकता है यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दिया करो। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तुलना जो है अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक जो संविधान है या देश है उनके साथ आपको करनी है कि दरअसल क्या कंपैरिजन दोनों के संविधानों में है या दोनों के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या कुछ डिफरेंस या सिमिलरिटीज हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। आप इसको 125 वर्ड्स में, ज्यादा नहीं 125 शब्दों में आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि यूपीसीएस के जो पेपर्स हैं मुख्य परीक्षा के, उनकी स्ट्रेटजी वीडियो हमने बनाए हैं। पेपर सेकंड का स्टडी वीडियो रिलीज हो गया था, बाकी का जो स्टडी वीडियो है वो रिलीज हो जाएगा। और इसके अलावा कल हमने आपको जो है एक वीडियो बनाया था पीसीएस स्ट्रेटजी का कि जो आपका दिसंबर में माह में एग्जाम होने वाला है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें हमने बताया है
करंट कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो कल के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। प्लस मुख्य परीक्षा का जो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो एक एक करके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उन पर आप लोग जो है रणनीति उसके अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।